हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम प्रिपरेशन। तो अब हम इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गैमेटोजेनेसिस वाले पार्ट में। हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट्स कवर किए थे, उसमें था जो मेल और फीमेल का सेक्स ऑर्गन्स है उसके बारे में हमने बात करी थी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे रिप्रोडक्शन के एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है उसमें, यानी कि गैमेटोजेनेसिस में। अब जैसे कि सभी को पता है कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो मेल में होता है उसे टेस्टिस बोलते हैं और जो फीमेल में होता है उसे ओवेरी बोलते हैं। तो जो टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है और जो ओवेरी होती है वो ओवम प्रोड्यूस करती है, और जो ये प्रोसेस है इसे कलेक्टिवली हम इसे गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो टेस्टिस में क्या होता है कि जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को, और उस प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। और जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो जो सेमिनल फेरस ट्यूब्यूल होते हैं उसकी वॉल के इनसाइड पे होता है, और जिसके की मल्टीपल माइटोटिक डिवीज़न होती है, और स्पर्मेटोगोनिया के जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो डिप्लॉयड होता है, और क्योंकि इसमें माइटोसिस होती है, मियोसिस नहीं होती, तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डेवलप होता है। जो स्पर्मेटोगोनिया से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने का जो प्रोसेस है, फ्रॉम दिस स्पर्मेटोगोनिया टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये एक म्यूटिक डिवीज़न है, म्यूसिस इसमें होता है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है वो अपनी फर्स्ट जो मियोसिस डिवीज़न है वो उसके थ्रू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है। और क्योंकि ये म्यूटिक डिवीज़न है तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं, जो 46 से 23 हो जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है मियोसिस का, तो उसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स मिलते हैं। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से डिफ्रेंशिएट होकर बनते हैं। तो जिस पर स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में। जो स्पर्मेटोजोआ होता है ये ट्रांसफॉर्म फॉर्म होती है स्पर्मेटिड्स की। और जो ये प्रोसेस होता है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का, इसे बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ये फुल प्रोसेस होता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने का उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का जो प्रोसेस है उसे स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है, जो हमारा जो स्पर्मेटोजोआ होता है वो उसका जो हेड होता है वो एम्बेड कर जाता है सर्टोली सेल्स में, और ये फाइनली रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो सीमेन को प्रोड्यूस करते हैं ट्यूब्यूल के अंदर, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, जो एक मेल होता है जब वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो इस दौरान क्या होता है कि जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाते हैं बॉडी में। और जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, यानी कि ब्रेन के हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन रिलीज़ होता है। इस जो इंक्रीज लेवल होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के, वो एक्ट करते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहाँ से ये हेल्प करते हैं सिक्रेशन ऑफ द 2 गोनेडोट्रोपिन। तो गोनेडोट्रोपिन एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, एंड अनदर वन इज द फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH। तो जो LH होता है वो एक्ट करता है हमारे लीडिक सेल्स के ऊपर, जो कि स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन्स के सिंथेसिस और सिक्रेशन को, और जो एंड्रोजन होते हैं फिर उसके बाद वो सिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। जो FSH होता है वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पर, और स्टिमुलेट करता है वो कुछ फैक्टर्स भी हमें स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। तो इसके बाद अब देखते हैं हम स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो स्पर्म का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है वो 4 पार्टों में होता है, जिसमें कि एक हेड होता है, नेक होता है, और फिर मिडल पीस होता है, और फाइनली एक टेल होता है। तो जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है वो देखने में कुछ इस तरह का होता है। तो ये हेड वाला पार्ट होता है, उसके बाद ये नेक हिस्सा होता है हल्का सा, और ये मिडल पीस होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये है ये मिडल पीस है। उसके बाद ये जो लास्ट पार्ट होता है ये टेल होता है। तो अब इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो स्पर्म के पूरे ही स्ट्रक्चर को कवर करके रखती है। उसके बाद जो हेड होता है स्पर्म का उसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, और जो एंटीरियर पोर्शन होता है हेड का
वो एक कैप्स लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एक्रोसोम बोलते हैं, इससे कवर्ड होता है। अब एक्रोसोम में क्या होता है, एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ओवम के फर्टिलाइजेशन के लिए। और जो मिडल पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि आपको पता है कि एनर्जी सोर्स होते हैं, तो अब स्पर्म में क्या होता है कि जब इंसेमिनेशन वाला प्रोसेस होता है और स्पर्म को मोटिलिटी चाहिए होती है, तो जो मोटिलिटी जो प्रोवाइड होती है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही स्पर्म को मिलती है। तो जब ह्यूमन मेल जो इजैकुलेट करता है, तो एक इजैकुलेशन में तकरीबन 200 से लेकर 300 मिलियन तक स्पर्म एक बार में निकलते हैं, जो कि एक नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी है। तो इन 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म होते हैं, उनमें से तकरीबन 60% जो स्पर्म होते हैं उनकी जो शेप और साइज होता है वो नॉर्मल होता है, और उसमें से तकरीबन 40% जो होते हैं वो विग्रस मोटिलिटी दिखाते हैं, यानी कि काफ़ी तेज़ मोटाइल होते हैं। और जो सिक्रेशन होता है, जो हमारी एसेसरी डक्ट्स होती हैं और वहाँ पे उसमें ये सिक्रेशन ऐड होता है एपिडिडिमिस में से वेस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और जब प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं स्पर्म के मैचुरेशन के लिए और उनके को मोटिलिटी प्रोवाइड करने में। जो सेमिनल प्लाज्मा होता है स्पर्म के साथ, वो साथ में मिलके उसको कहते हैं सीमेन। जो फंक्शन होता है मेल के एसेसरी डक्ट का और ग्लैंड का, उनको मेंटेन करने का काम होता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स का, यानी कि एंड्रोजन्स का। जो एंड्रोजन्स होते हैं वो हमारे जो मेल का सेक्स एसेसरी डक्ट्स होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं उनको मेंटेन करते हैं। अब हम बात करते हैं oogenesis की। अब जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म प्रोड्यूस होता है, तो oogenesis में जो है वो एक फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, जिससे इसे हम oogenesis बोलते हैं। लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है वो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अब वो कैसे होता है, जो oogenesis का प्रोसेस है, जैसे हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है, लेकिन जो oogenesis है वो स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, यानी कि जब एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट होता है उसी वक्त ही oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जब एक फीटल ओवरी बनती है तो उस दौरान, यानी कि बर्थ के टाइम तक ही, जो फीमेल के गैमेट मदर सेल होती है जिसे oogonia भी बोलते हैं, वो उनकी जो नंबर्स हैं वो मिलियन तक होते हैं। और जब बर्थ हो जाता है उसके बाद जो oogonia है उसका कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता। तो जो oogonia का फॉर्मेशन है वो बर्थ से पहले ही एम्ब्रियोनिक स्टेज पर हो जाता है। फिर इसके बाद जो ये सेल है वो डिवीज़न स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद ये मियोटिक डिवीज़न के प्रोफेज 1 में अपने आप को टेम्परेरी स्टेज कर लेते हैं। और जो प्रोफेज 1 वाले होते हैं इसे हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। अब जो प्राइमरी oocyte होता है ये सराउंडेड रहता है ग्रैनुलोसा सेल से, और फिर इसका नाम हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल, यानी कि प्राइमरी oocyte जो कि सराउंडेड है ग्रैनुलोसा सेल से, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, इनमें से बहुत से जो फॉलिकल्स होते हैं वो बर्थ से लेके जब तक प्यूबर्टी का टाइम आता है, जब तक ऑटोमेटिकली अब हमारी बॉडी के मतलब जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर ही डीजेनरेट होने लग जाते हैं। तो जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तो उस वक्त तक सिर्फ 60,000 से लेके 80,000 तक ही प्राइमरी फॉलिकल हर एक ओवेरी में बचते हैं। तो जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो और भी ज़्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स से सराउंडेड हो जाता है और एक न्यू थिका का फॉर्मेशन करता है, जिसे सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। तो जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है टर्शरी फॉलिकल में, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे एंट्रम बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये दिखाएगा, जैसे ये ओवेरी के अंदर ये ब्लड वेसल्स है और इसमें ये पहले होते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल में जैसे ये ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, ये सराउंडेड होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल बढ़ जाते हैं तो ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सेकेंडरी जो फॉलिकल होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है इसमें टर्शरी फॉलिकल में, और टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जो ये येलो कलर की यहाँ पे कैविटी दिख रही है, इसे एंट्रम बोलते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है टर्शरी फॉलिकल का। तो जो थीका लेयर है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है एक आउटर थीका एक्सटर्ना में, और जो इनर होती है वो थीका इंटरना होती है। इस जो इम्पोर्टेंट स्टेज होती है प्राइमरी oocyte में टर्शरी फॉलिक्यूल के साइज में, ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो जो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है oogenesis में, अब जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था जो डिवीज़न था वो इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे जो
पहला डिवीज़न होता है वो अनइक्वल डिवीज़न होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक तो लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है और एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी होती है। जो पोलर बॉडी होती है वो ऑटोमेटिकली डीजनरेट हो जाती है। अब जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर ही मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्मा होता है प्राइमरी oocyte का, वो सिर्फ सेकेंडरी oocyte में ही जाता है और पोलर बॉडी में नहीं जाता है। उसके बाद जो टर्शियरी फॉलिकल होता है वो फर्दर चेंज होता है मैच्योर फॉलिकल यानी कि ग्रेफिन फॉलिकल में, यानी कि टर्शियरी फॉलिकल अब मैच्योर हो गया है ग्रेफिन फॉलिकल स्टेज में। तो जो सेकेंडरी जो oocyte होता है वो अब नई मेम्ब्रेन बनाता है जिससे कि ग्रेनुलोसा की जगह अब इस मेम्ब्रेन को कहते हैं जोना पैलियोसिडा। तो जो सेकेंडरी oocyte में जो आउटर लेयर होती है उसका नाम है जोना पैलियोसिडा। तो जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है और रप्चर होने की वजह से जो सेकेंडरी oocyte है, जो सेकेंडरी oocyte होता है वही ओवम होता है यानी कि एग होता है, वो ओवेरी से रिलीज हो जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। तो ये प्रोसेस होता है oogenesis का। अब हम एक कंपैरिजन देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में एक ओवरव्यू क्या है। अब जैसे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है। उसका जो स्पर्मेटोगोनी होता है वो माइटोसिस डिफरेंशिएशन शो करता है जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के नंबर बढ़ जाते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोटिक डिवीजन में एंटर करती है और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं और ये जो डिवीजन होता है इक्वल होता है यानी कि सेम साइज और शेप के ही सेल इसमें बनेंगे। उसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है और सेकेंड मियोटिक डिवीजन में स्पर्मेटिड्स होते हैं और जो स्पर्मेटिड्स हैं वो फाइनली डिफरेंशिएट करके स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट राइज करती है 4 स्पर्मेटोजोआ का। लेकिन ये सारा काम होता है प्यूबर्टी के बाद। लेकिन जब हम फीमेल में oogenesis की बात करते हैं तो जो oogonia होता है वो माइटोसिस डिफरेंशिएशन दिखाता है और प्राइमरी oocyte में बदल जाता है। जो ये काम होता है ये फीटल लाइफ में ही हो जाता है। अब फीटल लाइफ में आने के बाद जब बर्थ हो जाता है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक प्राइमरी oocyte जो होती है वो प्रोफेज 1 में अरेस्ट रहती है और ये अपना कंप्लीट प्यूबर्टी के टाइम तक कर लेती है। अब प्यूबर्टी में आने के बाद जब एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट होती है तो जो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न है वो स्टार्ट होके और प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनाता है। तो जो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा तो जो ये डिवीज़न होता है ये अनइक्वल होता है, यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। और जो सेकेंडरी oocytes का जो सेकेंड मियोटिक डिफरेंशिएशन होता है तो ओवम बनता है और एक और पोलर बॉडी बनती है। तो यहाँ पे oogenesis में क्या क्या डिफरेंस है, एक तो जो फर्स्ट जो पार्ट होता है वो लाइफ का फीटल पार्ट में ही ड्यूरिंग डेवलपमेंट उसी में पूरा हो जाता है और उसके बाद प्यूबर्टी के बाद जो होता है वो सेकेंडरी पार्ट ऑफ मियोसिस स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो डिवीज़न होती है वो अनइक्वल होती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में जो डिविजन्स होती है वो इक्वल डिविजन्स होती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट की जो है मेंस्ट्रुएशन। तो जैसे कि जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होते हैं फीमेल प्राइमेट्स में, जिसमें कि मंकीज़, एप्स और ह्यूमन बींग्स आते हैं, उसकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो प्यूबर्टी पे ही स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी से पहले मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है और प्यूबर्टी पे जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उससे कहते हैं मेनार्क। तो मेनार्क इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन विच बिगिन एट द प्यूबर्टी स्टेज। तो जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं उसमें जो मेंस्ट्रुएशन है वो एक एवरेज इंटरवल में रिपीट होता रहता है, जो कि एवरेज ड्यूरेशन जो होता है वो 28 या 29 डेज का होता है। और जो साइकिल के इवेंट होते हैं फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू द नेक्स्ट वन, उन सब के जितने भी इवेंट्स हैं उन्हें कलेक्टिवली हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो जो ओवम है जो रिलीज होता है यानी कि ओवुलेशन होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिल्कुल मिडल पार्ट में होता है, यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन का जो जैसे कि अगर 28 डेज या 29 डेज का तो 14 तो 15 डे पे जो है ओवुलेशन होता है। और जो साइकिल जो स्टार्ट होती है वो मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होती है जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ये 3 से 5 डेज तक के बीच में रहता है। जैसे कि स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिखाया गया कि जो ये मेंसेस है ये अब ये जो रेड कलर का जो फ्लो दिख रहा है ये मेंस्ट्रुएशन में और ये 3 to 5 डेज तक एक बॉडी में रहता है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो किस वजह से होता है, जैसे कि जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है यूट्रस के अंदर उसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो उस लिक्विड को डिस्चार्ज करते हैं जो कि वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो जब भी होता है जब अगर जो ओवुलेशन है और जो ओवम होता है वो अगर फर्टिलाइज नहीं होता है। तो अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो इसका मतलब है कि जो ओवम है वो
फर्टिलाइज्ड हो गया, और ये एक इंडिकेशन होता है प्रेगनेंसी का भी। लेकिन हर बार ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई फीमेल किसी भी तरह के स्ट्रेस से गुजर रही है या फिर उसे अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, यानी कि वो कुपोषण मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, तो भी वो अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल मिस कर सकती है। लेकिन अगर बाकी कंडीशंस ठीक है, अगर वो हेल्दी है और हर तरह का न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, तो अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल मिस हो रही है तो वो इंडिकेशन प्रेगनेंसी की तरफ ही इशारा करता है। अब हम मेंस्ट्रुएशन के साइकिल के बाद आता है फॉलिकुलर फेज। तो इस फेज में क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिक्यूल है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। जो प्राइमरी फॉलिक्यूल है वो ग्रो करता है ग्रेफिन फॉलिक्यूल में, प्राइमरी फॉलिक्यूल मैच्योर फॉलिक्यूल में आ जाता है, ग्रेफिन फॉलिक्यूल में ये फॉलिकुलर फेज में होता है। इस दौरान क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम जो पहले की शेड हो गई थी वो भी डेवलप करना शुरू कर देती प्रोलिफरेशन के द्वारा। और अब इसमें जो चेंजेस आते हैं ओवेरी में, वो चेंजेस होते हैं पिट्यूटरी और द ओवेरी हार्मोन में। तो ये हमारे पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं जो कि LH और FSH हैं, और ओवेरियन हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में चेंज आना शुरू हो जाता है। तो जो सिक्रेशन होता है LH और FSH का वो इंक्रीज होता है फॉलिकुलर फेज में, और ये स्टिमुलेट करता है इस फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल बनाने में इनका प्राइमरी जो हार्मोन्स है पिट्यूटरी हार्मोन LH और FSH का काफ़ी रोल रहता है। और एस्ट्रोजन भी रिलीज इन्हीं हार्मोन की वजह से होता है यहाँ पे फॉलिकुलर फेज में। जब LH और FSH अपना जो मिडल पीक होता है उस दौरान ये अपने पीक लेवल पर होते हैं ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द साइकिल। तो रैपिड जो सिक्रेशन होता है LH का वो मिड साइकिल के दौरान होता है, और जो ये LH सर्ज होता है इसकी वजह से ये कोज करता है ग्रेफिन फॉलिक्यूल के रप्चर में, और उसकी वजह से ही ओवुलेशन होता है जो है LH सर्ज। जो ओवुलेशन होता है वो किस हार्मोन के सर्ज की वजह से होता है, LH सर्ज की वजह से। फिर इसके बाद आता है ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में क्या है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है ग्रेफिन फॉलिक्यूल का, क्योंकि ओवुलेशन हो चुका है, अब जो बाकी जो रह गया है तो वो चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, तो इसलिए यहाँ से इसका नाम आया है ल्यूटियल फेज। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी मेंटेनेंस में। तो यहाँ तक जब हम आते हैं 17 to 27 डेज तक, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम काफ़ी अपनी जो होती है फुली डेवलप्ड स्टेज में होती है, और इसको मेंटेन करने के लिए जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसका हार्मोन यूज़ होता है जो कि प्रोजेस्टेरोन को इंक्रीज कर देता है। तो एंडोमेट्रियम का यहाँ पे इसलिए है क्योंकि अगर ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो प्रेगनेंसी के आगे के जो इवेंट है वो इस एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर ही होते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी इवेंट होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो रुक जाते हैं और वहाँ फिर आगे कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, डीजनरेट हो जाता है। तो डीजनरेशन की वजह से डिसइंटीग्रेशन हो जाती है एंडोमेट्रियम की, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल नीचे गिर जाता है और फिर से मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है, यानी कि एक न्यू साइकिल का बिगनिंग शुरू हो जाती है। तो जो ह्यूमन बींग्स होती है वहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये हर महीने तकरीबन देखा गया कि 50 ईयर्स की एज तक आती है। 50 ईयर्स के बाद मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में स्टॉप आ जाता है, जिसे हम कहते हैं मेनोपॉज। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है तो उसे कहते हैं मेनार्क, और जब मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है 50 की एज के बाद तो उसे कहते हैं मेनोपॉज। तो जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन होती है ये एक इंडिकेशन होता है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का, और ये एक्सटेंड करता है मेनार्क से लेके मेनोपॉज तक। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब हम इससे नेक्स्ट जो पार्ट हम वीडियो का बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो अगला पार्ट आने वाला है वो लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का। तो आप इस वीडियो सीरीज़ को जरूर देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।